Assalamualaikum students, my name is Mohammed Bilal and I am your biology teacher. Today we are going to discuss about our new chapter, that is chapter number 4, the cell. तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम देख लें कि इस चैप्टर की वेटेज क्या है, कि कितने मार्क्स का पेपर आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 से आ सकता है। तो इसमें से एक हमें आता है MCQ, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है 4 नंबर का। तो टोटल तकरीबन ये बन जाते हैं 11 नंबर। बाज़ का 11 नंबर का पेपर आता है, बाज़ का आप लोगों को इसमें से 9 नंबर का पेपर आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल असल में है क्या। हमने उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पे, और साथ में हम बताएंगे इमरजेंस एंड इम्प्लीकेशन ऑफ सेल थ्योरी, कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट। डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो है वो क्या कंट्रीब्यूशंस की हैं सेल थ्योरी को प्रपोज करने के लिए। जी, तो सबसे पहले देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशन है, सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो सेल क्या है, बेसिकली स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। बात आ रही है लाइफ की। लाइफ क्या होती है, हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं ये, कि लाइफ इज सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एक और इसकी डिटेल भी हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल का बेसिकली मतलब यहाँ पे क्या है। स्ट्रक्चरल, हमें पता है कि हमारी बॉडी के जितने भी स्ट्रक्चर बने हुए हैं, चाहे वो स्किन का स्ट्रक्चर हो, चाहे वो हमारी आइज का स्ट्रक्चर हो, चाहे वो हेयर फॉलिकल्स हो, और कोई भी इंटरनल ऑर्गन हो, ये सारे के सारे सेल से मिलकर बने हुए हैं। तो यहाँ से तो हमें पता चल गया कि बेसिकली सेल क्या है, वो स्ट्रक्चरल यूनिट है। फंक्शनल इसको क्यों बोल रहे हैं कि हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स बने हुए हैं उनका बेसिक यूनिट क्या है, सेल है। और सेल क्या करता है, यही मेन फंक्शंस परफॉर्म करता है। क्लियर। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाने में और जितने भी हम फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, चाहे वो विजन है, चाहे वो ऑल्फैक्शन है, चाहे वो ऑडिशन है, चाहे वो फोनेशन है, ठीक है, तो ये सारे के सारे फंक्शंस हम किसकी मदद से जो परफॉर्म कर सकते हैं, ये सारे के सारे फंक्शन हम जिसकी मदद से परफॉर्म कर सकते हैं वो बेसिकली क्या है, सेल है। जितनी भी एक्टिविटीज़, अगर मैं सेलुलर रेस्पिरेशन की आपको एग्जांपल दूं, मैं आपको फोटोसिंथेसिस की एग्जांपल दूं, तो वो सारे के सारे सेल के अंदर ही परफॉर्म किए जा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट हम देखते हैं इमरजेंस एंड इम्प्लीकेशन ऑफ सेल थ्योरी, कि इसमें बेसिकली कि किस तरह से सेल थ्योरी जो है वो हमने प्रपोज की, कौन कौन से साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशंस की उसमें। जी, तो रॉबर्ट हुक जो है, इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने सबसे पहले टर्म सेल यूज की थी, 1665 में इनका वर्क है। इन्होंने जो पब्लिकेशंस की थी, जो बुक लिखी थी, उसका नाम माइक्रोग्राफिया है। और सेल्फ मेड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, खुद इन्होंने एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है डेवलप की थी, उसके अंदर इन्होंने सेल्स को स्टडी किया था, बेसिकली कॉर्ड टिश्यूज को, जो प्लांट्स के कॉर्ड टिश्यूज होते हैं उनको इन्होंने स्टडी किया था। और इन्होंने क्या प्रपोज किया था, इन्होंने कहा था कि सेल इज एन एम्प्टी स्पेस बाउंडेड बाय थिक वॉल। ये सेल क्या है, वो एक एम्प्टी स्पेस है और उसके अंदर कोई भी चीज नहीं है, और उसके इर्द गिर्द जो वॉल्स बनी हुई हैं वो क्या है, वो बड़ी थिक है। एग्जाम्पल में इन्होंने जो कंपैरिजन किया था वो क्या था, हनीकॉम्ब का जो स्ट्रक्चर होता है उस तरह से उस कॉर्ड का स्ट्रक्चर इनको नजर आया था, जिसकी बेस पे उन्होंने ये वाला पोस्टुलेट दिया था। क्लियर। अब आगे हम देखते हैं दूसरे साइंटिस्ट हैं हमारे पास, ये लॉरेंस ओकेन। लॉरेंस ओकेन ने क्या बोला था, ये जर्मन साइंटिस्ट थे, और इन्होंने कहा था कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में जो है वो बेसिकली सेल से मिलके ही बने हैं। 1805 में इन्होंने जो है प्रपोज किया था। क्लियर। लामार्क 1809, देखें जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं डेट जो है वो हमारे पास आगे चलती जा रही है। 1809 में लामार्क ने लॉरेंस ओकेन जैसा ही जो है वो पोस्टुलेट दिया था। इसने कहा था कि बेसिकली क्या, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में है वो लाजमन किसी ना किसी सेल या टिश्यू से मिलकर बने हुए हैं। तो ये बिल्कुल ऑलमोस्ट कह लें कि आपके लॉरेंस ओकेन वाला ही जो है ना वो जो स्टेटमेंट है। आगे रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या बोला था जी, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन अ सेल। इसने क्या किया, इसने बेसिकली जब सेल को स्टडी किया और इसने बताया कि सेल के अंदर न्यूक्लियस है। अब आप देखें यहाँ पे रॉबर्ट हुक था, रॉबर्ट हुक ने तो कहा था कि सेल एम्प्टी स्पेस है बाउंडेड बाय थिक वॉल, लेकिन रॉबर्ट ब्राउन क्या कह रहे हैं कि उस सेल के अंदर क्या मौजूद है, न्यूक्लियस मौजूद है। आज हमें पता है कि न्यूक्लियस जो है वो बेसिकली सेल की तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा होता है। तो इस तरह से रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में
रॉबर्ट हुक के आइडिया को जो है वो गलत साबित कर दिया, ठीक है, क्योंकि उसने कहा था सेल एम्प्टी स्पेस है, लेकिन इसने क्या बताया कि सेल के अंदर तो न्यूक्लियस है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है जी थियोडोर शिमॉन एंड शेल्डन। 1839 में इन दोनों साइंटिस्ट ने अलग अलग से इन्होंने सेल थ्योरी प्रपोज की थी। क्लियर। और इन्होंने बताया था कि एक सेल के जो बेसिक पार्ट्स हैं वो कौन से होते हैं, एक सेल के अंदर कितने मेन पार्ट्स होंगे जो ऑलमोस्ट सारे सेल्स में मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल। एक सेल के सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसको हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम दिया हुआ है। लेकिन अगर हम प्लांट सेल्स की बात करते हैं तो प्लांट सेल्स में या फिर हम प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि बैक्टीरिया की बात करते हैं तो उनमें जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो बेसिकली सेल वॉल है। ठीक है, सेल वॉल के अंदर क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी नीचे की तरफ। यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये हमारे पास एक सेल है और ये सेल की आउटर मोस्ट जो बाउंड्री हमने बना दी है ये बेसिकली क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है जी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे जो भी लिक्विड मौजूद है, लिक्विड फ्लूइड पार्ट मौजूद है, इसका नाम हमने रखा हुआ है साइटोप्लाज्म। अच्छा, साइटोप्लाज्म जो है ये बेसिकली कई एक सेल्यूलर प्रोसेसेस के लिए मेन साइट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताता हूँ ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस, तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होगा मेनली कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी, यानी कि जो हम देखते हैं कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन का जो स्टार्ट है, ठीक है, क्रेब्स साइकिल से पहले की अगर हम बात करें तो उसका मेन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर एक पार्ट है जिसका नाम है साइटोसोल, उसमें परफॉर्म किया जाएगा। फिर इसके बाद तीसरी चीज जो है वो क्या है, न्यूक्लियस। ये सेल के अंदर सेंटर में ऑलमोस्ट न्यूक्लियर है। अगर मैं एनिमल सेल की बात करूं तो सेंटर में होगा, और अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो पेरिफेरी की तरफ। पेरिफेरी में प्लांट सेल्स में जो न्यूक्लियस है पेरिफेरी में क्यों होगा, पेरिफेरी मतलब साइड्स, साइड्स की तरफ। तो प्लांट सेल में पेरिफेरी में इसलिए होता है क्योंकि प्लांट सेल के सेंटर में एक लार्ज वैक्यूल होता है, ठीक, और उस वजह से क्या होता है वो न्यूक्लियस को पुश कर देता है साइड पे। और एनिमल सेल्स में जो है वो वैक्यूल जो है बड़े छोटे छोटे से होते हैं और वो न्यूक्लियस को पुल नहीं करते पेरिफेरी की तरफ। लिहाजा एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस जो है वो ऑलमोस्ट सेंटर में है और जो प्लांट सेल्स हैं उसमें जो न्यूक्लियस है वो पेरिफेरी की तरफ। क्लियर जी। तो नेक्स्ट साइंटिस्ट जो है वो हमारे पास है रुडोल्फ विर्को। 1855 में इन्होंने जो है वो ये पोस्टुलेट प्रपोज किए हैं। देखते हैं क्या कह रहे हैं। इन्होंने क्या कहा है जी, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि जितने भी आज हमें सेल नजर आ रहे हैं या किसी भी ह्यूमन बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो सेल्स मौजूद हैं, तो वो सेल्स बेसिकली पहले से मौजूद किसी सेल से ही बने हैं। ठीक है, इसलिए इसने ये टर्म यूज की थी ओमनीसेल्युलर ईसेल्युलर। ओमनीसेल्युलर ईसेल्युलर का मतलब क्या था इसका, कि जितने भी सेल्स हैं वो हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। और पास्चर जो था, लुईस पास्चर, इन्होंने बेसिकली 1862 में इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था कि इन्होंने रुडोल्फ विर्को की थ्योरी को ही सही साबित किया था एक्सपेरिमेंटली। इन्होंने बताया था कि बैक्टीरिया जो है वो हमेशा प्रोड्यूस होंगे प्रीवियसली एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया से, कोई भी बैक्टीरिया खुद ब खुद नहीं पैदा हो सकता। उससे पहले एक थ्योरी प्रपोज की गई थी, उस थ्योरी का नाम था बेसिकली एबायोजेनेसिस। ठीक है, उस थ्योरी को थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस कहा जाता था। और एबायोजेनेसिस में साइंटिस्ट क्या कहते थे कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बेसिकली किसी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलकर बने। ठीक है, कि कोई नॉन लिविंग मैटर था और वो कंपोज हो गया, डिफरेंट उसमें चेंजेस आए और वो क्या बन गया, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म बन गया। ए बायोजेनेसिस, ए एब्सेंस के लिए यूज करेंगे, बायो लाइफ के लिए, जेनेसिस यानी कि सिंथेसिस। तो ए बायोजेनेसिस का मतलब क्या था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से। लेकिन जब पास्चर ने, पहले रुडोल्फ विर्को ने ये पोस्टुलेट दिया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हमेशा लिविंग से ही बनेंगे, नॉन लिविंग से नहीं। फिर पास्चर ने एक्सपेरिमेंट्स किए और इसने साबित किया कि रुडोल्फ विर्को बिल्कुल ठीक कह रहा था। ठीक है,
जी, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या होगा। अगस्त वाइज में हमने क्या बताया, इसने 1880s में क्या बताया था, ऑल सेल्स हैव अ कॉमन ओरिजिन बिकॉज दे शो सिमिलैरिटीज इन स्ट्रक्चर एंड देयर मॉलिक्यूल्स एटसेट्रा। जो अगस्त वाइजमैन था, इसने 1880 में ये बताया कि जितने भी सेल्स हैं इनका कॉमन ओरिजिन है, क्योंकि वो आपस में स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज शो कर रहे हैं, उनके जो अंदर मॉलिक्यूल्स हैं वो भी एक जैसे हैं। पार्ट 2 के अंदर हम चैप्टर नंबर 24 एवोल्यूशन में इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हमें जो है वो बेसिकली एविडेंसेस मिलते हैं जो किसकी सपोर्ट करते हैं कि एवोल्यूशन हुई है। ठीक है, तो ये उसमें से ही एक पॉइंट आया हुआ है लास्ट पे हमारे पास, इस टॉपिक के लास्ट पे जो है वो है फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी। ठीक है, सैलिएंट फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी आप लोगों की बुक पे है कि इन सारे साइंटिस्ट ने जो वर्क किया है उसकी बेस पे हमें कौन से मेन पोस्टुलेट मिलते हैं वो हमने यहाँ पे लास्ट में लिखे हुए हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में मौजूद हैं या वो एक सेल से मिलके बने हैं, एज इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया एटसेट्रा। और अगर हम बात करेंगे कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की, कम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म की, लाइक ह्यूमन और दूसरे एनिमल्स या प्लांट्स, तो वो मल्टीसेल्यूलर होते हैं, उनमें डिफरेंट टाइप्स के जो है वो सेल्स मौजूद होते हैं। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स जस्ट लाइक रुडोल्फ विर्को सेड। और इसके बाद हमारे पास लास्ट है सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही इसकी डेफिनेशन कर दी थी। जी, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है सेल एज यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो इसमें हमने एग्जांपल ली हुई है एनिमल सेल से, और यहाँ पे हमने प्लांट सेल से जो है वो एग्जांपल्स ली हुई हैं। तो एनिमल सेल्स की अगर बात करें तो इसमें मसल सेल, नर्व सेल, स्टमक सेल, आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स की हमने एग्जांपल ली हुई है। तो वन बाय वन हम इनको देख लेते हैं कि जी सबसे पहले मसल सेल्स ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल मूवमेंट क्या है कि जी अगर मैं यहाँ पे एक जगह पे खड़ा हूँ तो अगर मैं अपने हाथ मूव कर रहा हूँ तो ये मूवमेंट है। लोकोमोशन क्या है कि एक जगह से चल के मैं अगर दूसरी जगह पे जाता हूँ तो वो लोकोमोशन है। तो मसल्स की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से हमें ये पता चलता है कि हम क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं या लोकोमोट कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके बाद हम देखते हैं नर्व सेल है। तो नर्व सेल जो है ये बेसिकली नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करने के लिए यूज होते हैं। अब इस बात का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि हमने अगर बल्ब ऑन किया है तो वो एक सिग्नल है, स्टिमुलस है। ठीक है, लाइट एक स्टिमुलस है, तो वो मेरी आइज डिटेक्ट करेंगी और आइज से वो सिग्नल ब्रेन तक पहुंचेगा न्यूरॉन्स के जरिए, नर्व सेल्स के जरिए। और वो जो बेसिकली सिग्नल होगा आइज से ब्रेन तक जाने के लिए, आइज से ब्रेन तक जाने के लिए वो बेसिकली क्या कहलाएगा, नर्व इम्पल्स। बाकी हम चैप्टर नंबर 17 में इसकी डिटेल भी पढ़ेंगे जब हम पार्ट 2 का लेक्चर देखेंगे। फिर आगे स्टमक सेल है। स्टमक सेल की अगर हम बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि स्टमक का मेन फंक्शन क्या है, डाइजेशन। तो स्टमक के जो सेल्स हैं वो बेसिकली मॉडिफाइड हैं कि वो इस तरह की सिक्रीशंस प्रोड्यूस करें जो डाइजेशन में हेल्प करेंगे। इससे नीचे हमने लिखा हुआ है जी आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स। इनका मेन फंक्शन मैंने लिखा हुआ है कैरी ऑक्सीजन, क्योंकि हमें पता है रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो है वो क्या होती है, हीमोग्लोबिन होती है। और हीमोग्लोबिन बेसिकली ऐसा पिगमेंटेड प्रोटीन, ऐसी पिगमेंटेड प्रोटीन है जो क्या करती है, जो ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर सकती है। ठीक है जी, आगे हम देखते हैं तो इसमें हमने प्लांट सेल्स की एग्जांपल ली हुई है। प्लांट सेल्स की एग्जांपल में हमने जाइलम सेल्स लिए हैं, फ्लोएम सेल्स, क्लोरेनकाइमेटस सेल्स। जी, जाइलम सेल्स क्या करते हैं, वाटर कंडक्ट करते हैं और न्यूट्रिएंट्स कंडक्ट करते हैं जमीन से एरियल पार्ट्स की तरफ। ठीक है जी, और पास है जी क्लोरेनकाइमेटस सेल्स। और क्लोरेनकाइमेटस सेल्स जो हैं ये बेसिकली मेसोफिल सेल्स की आप एग्जांपल इसमें ले सकते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। क्लियर, जाइलम और फ्लोएम को हम कलेक्टिवली वैस्कुलर बंडल्स का नाम भी देते हैं। आगे मेरिस्टेमेटिक सेल्स लिखे हुए हैं, ये सेल डिवीजन और ग्रोथ, ये बेसिकली एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं और एपेक्स पे ये मौजूद होते हैं। ठीक है, हम सेकेंड ईयर में ही इसकी जो है वो एग्जांपल्स पढ़ेंगे, एपिकल मेरिस्टम, इसके अलावा लेटरल मेरिस्टम जिसको हम कैम्बियम का नाम भी देते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स किस में हेल्प करते हैं जी, ये ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं प्लांट्स की। क्लियर,
जी। इसके बाद हमने ये येलो बॉक्स है आप लोगों का बुक पे, तो उसमें से हमने ये रेजोल्यूशन और मैग्नीफिकेशन के बारे में थोड़ा सा बताना है। रेजोल्यूशन जो है वो क्या है, बेसिकली कि हम कोई भी जो मिनिमम पॉइंट है जिसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकें। इन शॉर्ट में ये कह सकता हूँ कि अगर कोई किसी चीज़ की जो क्लियरेंस है उसको हम रेजोल्यूशन का नाम देंगे। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन है वो 2 माइक्रोमीटर है। ये नेकेड आई से, ये जो हमारी आम आंख है, इससे तकरीबन 500 गुना ज्यादा है। क्लियर। आगे हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो ये 2 to 4 एंगस्ट्रॉम, यानी कि ये 250,000 मल्टीपल टाइम है हमारी नेकेड आई का।